नमस्कार। कहानी के विविध तत्व, उसके स्वरूप की थोड़ी बहुत चर्चा हमने अगले लेक्चर में की थी। तो वहां पर हमने कहानी किसे कहते हैं, कहानी कैसी होनी चाहिए, उसकी चर्चा की। यानी कि जो कहने की परंपरा से चली आ रही कहानियां, हिंदी साहित्य में किस प्रकार से कहानियां लिखी गई, इसके बाद कहानी किसे कहा जाता है और कहानी कौन कौन से तत्व होते हैं, उसकी हमने बात की। तो जिस प्रकार से कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, शीर्षक आदि तत्वों से बनी हुई कहानी होती है। जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, इसी प्रकार ये कहानी भी है, वो ऐसे तत्वों से बनी हुई है। ये उसका शरीर है, उसका ढांचा है। कि तो कहानी जो है, जिस प्रकार से मनुष्य के भी अनेक प्रकार होते हैं, व्यक्ति के प्रकार होते हैं, प्रत्येक के कुछ न कुछ प्रकार होते हैं। मॉडल किस प्रकार से गाड़ी होती है, उसके भी मॉडल होते हैं। तो कहानी के भी विविध प्रकार है कि कहानी कौन से भाव वाली है या कौन कौन से प्रकार है, ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब कहानी को पढ़ेंगे, इससे पहले उसका स्वरूप, उसका जो तत्व है या उसकी जो चर्चा करने की जो बात है, तत्वों की या स्वरूप की या उसके प्रकारों की, वो बहुत अहम बन जाती है। क्योंकि जब आप कहानी पढ़ेंगे तब आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये कहानी किस प्रकार के अंतर्गत आ सकती है, या तो उसको पढ़ने से आपको ये समझ में आ सके कि ये कहानी इस प्रकार की कहानी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि कहानी जो है वो कितने प्रकारों की होती है, तो आइए देखते हैं कहानी के प्रकार। तो यहाँ पर विविध विद्वानों ने बहुत सारे कहानी के प्रकार तो दिए हुए हैं, उसमें भी मतभेद तो है। क्योंकि जब जब कुछ नई बात आती है तो उसमें मतभेद होना अनिवार्य है, मतभेद तो होते ही है। तो कहानी के जो प्रकार है, उस प्रकारों की जब हम बात करें तो उसमें भी मतभेद तो होते ही है। तो ऐसे मतभेद की बात को हम बाजू पे रख देते हैं और कहानी जो है उसके तत्वों की चर्चा की, उसके बाद हम उसके प्रकारों की चर्चा करते हैं। तो अगर हम प्रकार की बात करें तो मैं सकता हूँ कि मान लीजिए कि कई विद्वानों ने तो ऐसे प्रकार दिए, जो किसी ने सामाजिक कहानी, फिर प्रगतिवादी कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी। तो ये कहानी की कथा वस्तु किस प्रकार की है उसके आधार पर है। यानी कि आप देखिए कि कथानक के आधार पर प्रकार जो है वो निर्धारित हुए हैं। फिर कथा प्रधान कहानी हो सकती है, किसी ने चरित्र प्रधान कहानी के आधार पर चरित्र प्रधान कहानी का प्रकार दिया, किसी ने भाव प्रधान कहानी का आधार दिया, किसी ने वातावरण का आधार लेकर वातावरण प्रधान कहानी कही। किंतु हम बेसिक रूप से अगर समझ ले, हमें सरल रूप से अगर हम समझ ले, तो यहाँ पर हम देखें कि सबसे पहले लेते हैं सामाजिक कहानी। यानी कि सामाजिक कहानी उसे कहा जाएगा जिसमें समाज की कथा वस्तु होती है या समाज जीवन से जुड़ी हुई कथा वस्तु होती है। जिस प्रकार से जो कहानीकार है वो समाज जीवन से जुड़ी हुई कोई कथा लेता है और उससे जो कहानी लिखता है, उसे हम सामाजिक कहानी कह सकते हैं। ये केवल हमारी समझ के लिए है, ये कोई साहित्यिक प्रकार जिसे अगर हम कहें जो चुना हुआ है, इस प्रकार नहीं, समझ के लिए बात कर रहे हैं। तो समाज जीवन कैसा, मान लीजिए कि किसी दहेज प्रथा को लेकर को कहानी लिखी है, या जो कौटुंबिक जो प्रश्न है उसको लेकर लिखी है, या समाज के कोई प्रश्न है उसको लेकर कहानी लिखी है, वो हम सामाजिक कहानी के दायरे में रख सकते हैं। दूसरा है प्रगतिवादी कहानी। हिंदी साहित्य में जो मार्क्सवाद या प्रगतिवाद चला और शोषण और शोषित की जो बात करने वाला जो वाद है, उस वाद को लेकर जो कहानियां, उस वाद के आधार पर जो कहानियां लिखी गई, उसे प्रगतिवादी कहानी कहा जा सकता है। अब प्रगतिवादी यानी कि कुछ लोगों को, मैं कई बार मैंने देखा है कि प्रगतिवादी
कहानी पूछते हैं या प्रगतिवादी के बारे में पूछते हैं तो वो प्रगति यानी कि जो प्रोग्रेस है उस अर्थ में लेते हैं। प्रोग्रेस के अर्थ में प्रगतिवाद नहीं है। यहाँ पर शोषण, जो मजदूर वर्ग है, जो उसका शोषण हो रहा है उसकी बात करता है, मजदूर वर्ग की बात करता है, भूखमरे की बात करता है, उसकी बात है यहाँ पे। जिस प्रकार से कविताओं में आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी प्रगतिवादी कविता है। श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बच्चे उकलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर, झाड़ों की रात बिताते हैं। दिनकर जी की एक कविता की पंक्तियां है कि श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, एक तरफ जो कुत्ते हैं या श्वान जो है उनको दूध और वस्त्र मिलते हैं, भूखे बच्चे उकलाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको खाना नसीब नहीं होता है, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर, झाड़ों की रात बिताते हैं। माँ की हड्डी, माँ का ढांचा भी कैसा है देखिए, हड्डियों का, और उससे चिपक कर, कपड़े नहीं है, उससे चिपक कर रात बिताते हैं। तो ऐसी बातें करने वाले जो वाद है, ऐसी बात करने वाली जो कहानी है वो प्रगतिवादी कहानी है, यानी कि ये प्रगतिवाद हम कह सकते हैं। और उस आधार को लेकर जो कहानी लिखी जाती है उसे हम प्रगतिवादी कहानी कह सकते हैं। तीसरी है ऐतिहासिक कहानी। ऐतिहासिक वातावरण को लेकर जो कहानी लिखी जाती है उसे वो पहले जन प्रकार बताए वातावरण प्रधान, उसमें भी आ सकती है। तो वातावरण प्रधान कहानी के अंतर्गत अगर हम ले तो आंचलिक और ऐतिहासिक भी ले सकते हैं। तो ऐतिहासिक कहानी जो है उसमें इतिहास का वातावरण होता है। जिस प्रकार से कोई झांसी की रानी के बारे में कहानी लिख रहा है तो वो ऐतिहासिक कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी की महत्तम कहानियां ऐतिहासिक है। इतिहास के पात्र, इतिहास की यथावस्तु को लेकर लिखी जाती है, इसलिए इसको ऐतिहासिक कहानी कहा जाता है। उसमें भी इतिहास का जो वातावरण है वो पूर्ण रूप से उभरना चाहिए, वास्तविक रूप से उभरना चाहिए। तो ऐतिहासिक कहानी कह सकते हैं। आगे है आंचलिक कहानी, यानी कि एक जो प्रकार उपन्यासों का चला 1954 के बाद, जो फणिज फर्नांड रेणु जी ने मैला आंचल लिखा, इसके बाद एक आंचलिकता का जो वाद है वो निकला। और आंचलिकता यानी कि जो एक भूभाग है किसी प्रदेश का, किसी देश का, उसके विशिष्ट भूभाग को लेकर उसको संपूर्ण इसके रहन सहन, उसके सांस्कृतिक रीति रिवाज आदि को लेकर जो कहानियां लिखी जाती है उसे आंचलिक कहानी हम कह सकते हैं। यानी कि एक अंचल को लेकर, अंचल से हमारा मतलब किसी प्रदेश विशेष से है, एक भूभाग से है, जो उसकी विशिष्ट संस्कृति या उसकी विशिष्टताओं को लेकर जो लिखा जाता है वो आंचलिक कहानी कह सकते हैं। ये आंचलिक कहानी के अंतर्गत आते हैं। फिर है प्रयोगवादी कहानी। अगर हम कहें तो नए प्रयोग वाले जो कविताएं है उसको हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी कवि कहा गया और प्रयोगवादी कविताएं भी कही गई। जो भाषा के तौर पर, अलंकार, छंदों के तौर पर जो नए प्रयोग हुए उसके प्रयोगवादी कविता कही गई। तो कहानियों में भी विविध प्रयोग हुए हैं, हम ये नहीं कहते कि प्रयोग नहीं हुए हैं। कहानियों में अनेक प्रकार के प्रयोग हुए हैं। जो पहले कहानियां एक केवल बड़े बड़े व्यक्तियों को लेकर चलती थी, या उसके जो पात्र होते थे वो विशिष्ट वर्ग के होते थे, या किसी बड़े व्यक्ति या अमीर लोग ही कहानी के पात्र बन सकते थे। आप देखिए कि जितने भी हमारे साहित्य है, जितना भी साहित्य है, पौराणिक साहित्य है, उसमें मूल पात्र जो है वो केवल राजा या बड़े बड़े व्यक्ति ही है। किंतु कहानी बाद में धीरे धीरे और खास करके स्वतंत्रता के बाद कहानी के जो पात्र है वो आम आदमी से जुड़ गई, यानी कि आम आदमी भी कहानी का पात्र हो सकता है और कहानी की कथावस्तु भी आम आदमी से जुड़ी हुई हो सकती है। एक जो चपरासी हो या एक सामान्य गरीब व्यक्ति हो, उससे जीवन के साथ भी कहानी जुड़ती है, कहानी की कथावस्तु जुड़ती है। उसका भाषा में भी परिवर्तन हुआ, कथावस्तु का विस्तार हुआ, अनेक प्रकार से कहानियों का कथावस्तु चुना गया है। तो ये इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रयोग, शैली में अनेक प्रकार के प्रयोग हुए। तो ऐसी जो प्रयोगात्मक कहानियां हैं उसे प्रयोगात्मक कहानी के प्रकार के अंतर्गत हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक, प्रगतिवादी, या फिर हमने देखा आंचलिक,
फिर ऐतिहासिक और प्रयोगवादी कहानी। तो इस प्रकार से ये कहानियों के प्रकार है। फिर एक समय, खासकर स्वतंत्रता के बाद हमारे मनुष्य जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुए। व्यक्ति जो है वो भागदौड़ भरी जिंदगी जीने लगा और अब जो है वो धीरे धीरे जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना धीरे धीरे जो है वो खत्म होती जा रही है। व्यक्ति अकेला होता जा रहा है और अकेलेपन में उसका सहारा वो खुद ही है। यानी कि वो कुछ बात सोचता है तो वो अपने मस्तिष्क में वो घुमाता रहता है, कुछ ना कुछ उसके मस्तिष्क में चलता रहता है। अकेलापन जो है वो इस प्रकार की घटनाओं को उत्पन्न करता है। तो ऐसे में जो मन की गुत्थियां जो है, मन के जो विचार है, उसको कहानियों के माध्यम से जो व्यक्त हो किया जाने लगा, उसे मनोवैज्ञानिक कहानियां कह सकते हैं। यानी कि एक विशिष्ट चरित्र को लेकर जो कहानी, जैसे कि अज्ञे जी के सांप कहानी है। सांप कहानी में क्या है कि जो आनंद है वो सांप के बारे में ही सोचता रहता है। उसको एक बार किसी ने बताया, जैसे कि आप देखिए, आप कहीं से जा रहे हो और आपको ये पता नहीं है, आप नई जगह पे जा रहे हो तो आपको डर नहीं लगेगा। किंतु अगर किसी ने एक बार आपको बताया कि वहां पर रात को जाते ध्यान रखना क्योंकि वहां पर भूत है, प्रेत है, तो ये बताया, इसके बाद आप वहां से जाएंगे तो आप जरूर डर लगेगा। तो ये क्या है? ये मानसिकता में, आपकी मानसिकता में ये डर घुसा दिया जाता है। तो इस प्रकार से फिर आप उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो ऐसी जो मन की गुत्थियां, ऐसी जो व्यक्ति अकेले अकेले जो सोचता रहता है, उसकी जो बातें हैं वो कहानी में आई, उसे हम मनोवैज्ञानिक कहानी के प्रकार के अंतर्गत ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कहानी के अनेक प्रकार हमने देखे। इस प्रकार से सामाजिक कहानी, फिर प्रगतिवादी कहानी, ऐतिहासिक कहानी, मनोवैज्ञानिक कहानी, आंचलिक कहानी, प्रयोगवादी कहानी, ऐसे अनेक प्रकार कहानी के हैं। और कहानी एक अनेक प्रकारों में अपनी जो प्रगति की जो धारा है वो प्रवाहमान करती जा रही है। तो ऐसे में अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कहानी के जो प्रकार है, कहानी के जो तत्व है, वो उसके अनुसार हम कहानी पढ़ेंगे। जब आप कहानी पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कहानी किस प्रकार की है, इसमें कौन कौन से तत्व है, किस प्रकार के तत्व है। ये सारी बातें जो है वो आपको वो समझ में आ जाएगी। यानी कि किसी भी नई जगह पर जाने के लिए हमें उसका नक्शा देखना पड़ता है। हम जैसे गूगल मैप में देखते हैं रास्ता कहाँ से जाता है, वो कैसा स्थान है, कई लोगों से पूछते हैं। तो एक साहित्य में अगर आप किसी नई विधा में एंटर हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, तो आपको इसका जो फॉर्मेट है वो समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हमने उसके तत्व और स्वरूप की बात की थी। अब थोड़ी बहुत यहाँ पर कहानी के प्रकारों की बात कर दी। अब थोड़ी बहुत हम उसके विकास की बात कर लेंगे, उसके बाद हम कहानी पर चलेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूटे नहीं, कोई भी नया लेक्चर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो आप उस वीडियो को जो है वो शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी काम आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी के बारे में या नई कहानियां, नए लेक्चर को देखने के लिए आपको अगले वीडियो को देखना पड़ेगा। भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़ के जो छात्र हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम आएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।